हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग जो देखेंगे वो है 2023 का सीएपीएफ का जो पेपर आया था। 2023 में सीएपीएफ का जो पेपर आया था, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर आया था, उसमें साइंस के सारे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया और उसके बाद निकालने के बाद सारा का सॉल्यूशन पर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 2023 में कुल 25 क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका मतलब समझिए कि साइंस का वेटेज कितना है, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 125 क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना वेटेज है, यहाँ वेटेज निकाल के आप देख लीजिए इसको परसेंटेज में कि कितना वेटेज में पूछा जा रहा है। मतलब कि 50 मार्क्स के केवल क्या आया था, साइंस आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस आपके सीएपीएफ के एग्ज़ाम में। ठीक है, हाँ, प्रीवियस कुछ साल से साइंस के जो सवाल है सीएपीएफ में वो सीडीएस के मुकाबले थोड़ा सा इजी पूछते हैं। ठीक है, अब ऐसा हर बार आप प्रिडिक्ट करके मत जाना कि इसी तरह के आपके इजी पूछेंगे। अब थोड़ा सा अच्छा से अपने कंसेप्ट्स को तैयार करके रखो, जिससे क्या है कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो आप वहाँ पे हैंडल कर सको। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि which one of the following statement is not correct regarding the सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे। इसके अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका which one of the most abundant of all the एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। मतलब पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अर्थ में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, जिसमें आपको कितना मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, वो है 47% जो है वो ऑक्सीजन है। और इसके नेक्स्ट जो आपका नंबर है ऑक्सीजन के बाद वो आपका सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का है सेकेंड मोस्ट जो है वो है आपका सिलिकॉन जो कि 28%। थर्ड आपका एल्यूमिनियम है जो कि 8%। एंड उसके बाद आपका आयरन, एफी जिसको बोलते हैं, वो 5% है। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन था। इस ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है Which one of the following metal does not react with oxygen। यहाँ पे कौन सा मेटल है जो कि रिएक्ट ऑक्सीजन से नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन में ही आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर रिएक्टिव सीरीज हम लोग देखें, रिएक्टिव सीरीज देखें क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 में। ठीक है, क्लास 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 3 में रिएक्टिव सीरीज देखेंगे। जो प्लेटिनम है वो रिएक्टिव सीरीज में सबसे बॉटम में है। ठीक है, सबसे बॉटम में है, सबसे बॉटम में है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में नहीं जाता, इवन हाई टेम्परेचर में भी, इवन हाई टेम्परेचर में भी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली। और सेम प्रॉपर्टी आप किसके देखेंगे, गोल्ड के। ठीक है, एयू गोल्ड के। अब गोल्ड के एटॉमिक नंबर कमेंट करना तो कितना होता है, तो ये आपका प्लेटिनम हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज में सबसे बॉटम मोस्ट में है, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नहीं जाता है इवन हाई टेम्परेचर में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो सवाल है, which organelles other than nucleus in eukaryotic cell has its own DNA, राइबोसोम एंड प्रोटीन। कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जिसका अपना डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन्स है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका ओन डीएनए, राइबोसोम तथा ये इट्स प्रोटीन ओन। ठीक है, मतलब कि ये खुद अपना प्रोटीन बनाता है और इसका डीएनए और राइबोसोम है। तो यह हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्लास 9 के एनसीईआरटी का सवाल है, सेल चैप्टर से। अगले सवाल पर जाते हैं। अगला सवाल है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द एमिनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड आर कैरिड बाय। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पे कौन सा किसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टीआरएनए। टीआरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और ये एक की रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, ये क्या करता है, की रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसफर आरएनए। अगला सवाल है आपका
आई थिंक समझ में आता होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अगर ये चीज़ तो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पीछे वापस पूरे कॉन्सेप्ट में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। बस ये एक PYQ का डिस्कशन है। आप थोड़ा सा, आप, मुझे आशा है कि आपने पढ़ा होगा इतना, अगर आप CAPF का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप 9 और 10th के NCERT को अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, इनवर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको SER भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में SER भी बोलते हैं। इन सेल ऑफ विच ऑर्गन प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। तो SER जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन में, जो कि डिटॉक्सिक कंपाउंड होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है। ये SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि मेनली डन होता है, पूरे प्रोसेस जो होता है वो हमारा लीवर में होता है, ठीक है। वो हमारा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगले सवाल पर आते हैं। द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड अपॉन। तो रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड जो करता वो हमारा करता है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड pH, ठीक है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और pH पर डिपेंड करता है उस कैटालिस्ट का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, both starch and glycogen are made are made up of glucose however। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे, चारों ऑप्शन को अपन देखते हैं। 4 ऑप्शन है। बोल क्या रहा है, स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीवर एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल। तो ये सही है कि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में, और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल सेल में, और स्टार्च जो है वो प्लांट सेल में ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं वो डायरेक्टली इमीडिएट यूज नहीं होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं वो इमीडिएटली यूज्ड नहीं होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इमीडिएटली यूज्ड नहीं होता है। वो क्या करता है, जो प्लांट सेल है वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में। एंड एनिमल सेल जो है वो उसको किस में ये करता है, वो ग्लाइकोजन में करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B कि ग्लाइकोजन इज मेड इन एनिमल सेल, ठीक है, एंड बट स्टार्च इज मेड इन प्लांट सेल। तो क्या करता, समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो इमीडिएटली यूज नहीं होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है प्लांट सेल में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल सेल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आई थिंक समझ में आया होगा, ये भी क्लास 9 से ही है। अगले सवाल पर जाते हैं, सेल चैप्टर से था। अगला सवाल ये है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हाँ, अब ठीक है। अब क्या है, इन सम वायरल इन्फेक्शन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली। प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज, देखिए हम जानते ये हैं कि प्लेटलेट्स जो है एक बीमारी है डेंगू, ठीक है। ये मच्छर काटने से होता है। कौन सा मच्छर काटने से होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है। तो जब भी हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, और डेंगू में ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है, ठीक है। ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है किसमें, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेनली काम क्या है, तो जब प्लेटलेट्स का मेनली काम है कि प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो अंदर ही अंदर वो क्या होगा, लॉस करेगा, अंदर ही अंदर लीक करेगा, ठीक है, लीक करेगा, जिससे कि हमारा हार्ट को पंपिंग में दिक्कत आएगी, जिससे हमारे हार्ट को क्या होगी, पंपिंग में दिक्कत आएगी। तो अगर हमारे प्लेटलेट्स कम है तो वो ब्लड लीकेज होगा, ब्लड लीकेज होने की वजह से हमारे हार्ट को पंपिंग में दिक्कत आएगी, जिससे इंसान का डेथ भी हो सकता है, ठीक है, अगर एक्सेस मात्रा में ब्लड लीकेज या ब्लड लॉस होता है तो प्लेटलेट्स का जो मेन काम होता है वो होता है
प्लेटलेट्स हैव ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये एक एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिया गया है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। और डेंगू में ये ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे दवाई मतलब नेचुरल तरीका है, सब यूज कर सकते हैं। और डेंगू कौन से मच्छर काटने से होता है ये आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिया है, ये वाला जो सवाल है ये इकोनॉमी से है, लेकिन ये वाला पेज मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ये एक साइंस का क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। ये जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या है, इन द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द RBI, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल बी। अगर बोल रहा है CRR को, ठीक है, CRR को अगर RBI द्वारा रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। तो CRR क्या है, तो परसेंटेज ऑफ मनी जो कि बैंक के द्वारा रखा जाएगा। तो अगर इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा क्या करने में, लेंड मतलब कि उधार देने में, लोन देने में, मार्केट में लेंड करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मनी का सप्लाई मार्केट में, इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इसका मतलब इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर CRR को RBI द्वारा लो कर दिया जाए तो इंक्रीज हो जाएगा उसका मनी सप्लाई इकोनॉमी में, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं जो कि फिर साइंस से है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, 30 नंबर, कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का मेन कॉज क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है द सन कॉज हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो नहीं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड्स कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, यस, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, इसी के वजह से एसिड रेन होता है। जब हम कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। फिर जब ये बारिश होता है तो ये वाटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, तो ये वाटर से रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करता है और इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। बाकी दो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि यहीं पे जब आंसर मिल गया तो फिर आगे बढ़ने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, ये भी एकदम बच्चा सा सवाल है, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल, ठीक है। बायोगैस इज कंसिडर्ड टू बी एक्सीलेंट फ्यूल व्हिच बर्न्स विदाउट स्मोक, ठीक है, बिना स्मोक का ये बर्न होता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन बायोगैस, तो बायोगैस का मेन जो कंपोनेंट होता है, बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। एकदम आसान सा सवाल था। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका डिप्लेशन, द डिप्लेशन इन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वाज ड्यू टू, ठीक है। तो हमने सुना है कि ओजोन में छेद हो गया है, इट मीन्स डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पेस्टिसाइड्स। तो इसका जो मेन है ओजोन डिप्लेशन का वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट मीन्स CFC, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हुआ है, उसमें ओजोन डिप्लेशन है। एक CFC जो है, CFC एक नॉन रिएक्टिव नॉन फ्लेमेबल गैस है जिसको हम लोग AC और रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं, ठीक है। AC और रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं। और यही क्या करता है, जब CFC निकलता है तो ये एटमॉस्फेयर में मिल के ये स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने के बाद ये CFC को क्या करता है, पावरफुल UV रे जो है उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद होता क्या है, उससे क्लोरीन का रेडिकल्स निकलता है, ठीक है। क्लोरीन का रेडिकल्स उससे निकलता है जो कि ओजोन को क्या करता है, हार्म पहुंचा रहा है। ओजोन का डिप्लेशन का मेन रीज़न है CFC गैस। उसके बाद अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो होता है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इट मूव्स विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना। इट्स मूव विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब बॉडी फ्री फॉलिंग में होता है, जब हम किसी बॉडी को
ऊपर से मान के चलिए कि यहाँ पे कोई ये यहाँ से हम एक बॉडी को इस जगह पे गिरा रहे हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये याद रखिएगा, फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। आइए अब अगला सवाल पे, एक मिनट इनको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगला सवाल है आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल से। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, अ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। तो एक मिनट, इसके लिए और जगह चाहिए होगा मुझे, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। अ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज, मतलब कि आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 2 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे किलोहर्ट्ज दिया, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में अपन को चेंज करना है, तो 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। उसके बाद हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ फिर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ इट मीन्स लैम्डा जो है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 0.35 cm, ठीक है। 0.35 cm, 0.35 cm का मीन्स क्या होगा, 0.35 cm, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 35 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर में जाना तो अपन 100 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा 0.35 cm। तो लैम्डा का वैल्यू हमने निकाल लिया, लैम्डा का वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज कर लिया, ठीक है। इन गिवन मीडियम हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रेवल डिस्टेंस, मतलब हमको डिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है। डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 2.1 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2.1 इंटू 10 का पावर, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1000 को अपन क्या लिखते हैं, 1000 को अपन 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर थ्रू द मीडियम, मतलब हमें क्या बताना है, टाइम बताना है कि ये कितना समय लेगा। तो हमने सारे वैल्यू को लिख लिया। अब हमको पता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है, सिंपल से ये फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी ही रखते हैं और स्पीड के जगह पे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा को पुट कर देते हैं। तो इस वैल्यू से हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम अब जब इसको पुट करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा का जो वैल्यू है वो है 0.35। तो 10⁻³ और 10⁻³ को कट कर देते हैं, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.1 इंटू 35 दूनी 70, मतलब 0.7, और इसे जब अपन कट करते हैं यहाँ से पॉइंट कट, तो ये 3। तो हमको टाइम कितना लगेगा, 3 सेकेंड का लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 सेकेंड। और ये क्लास 9 के NCERT से न्यूमेरिकल उठा के दे दिया था। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का दिक्कत है, तो इसीलिए मैंने इसी तरह से थोड़ा सा बना दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो। अब नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो सवाल है वो है हमारा, Which one of following conservation laws in consequence of Newton third law of motion, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम
फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट साइड से भी हमें वही फोर्स लगेगा, बस उसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। मतलब अगर हम एफ फोर्स किसी दीवार पर मार रहे हैं तो मेरे हाथ में भी उतना ही जोर लगेगा, ठीक है, बस जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा उसका रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंजर्व जो होता है वो होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिसे हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, फुल्ली कंजर्व रहेगा न्यूटन के थर्ड लॉ में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लास 9 के एनसीईआरटी से सवाल है। देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही दिया गया है, ठीक है। आइए ये वाला एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए परमिएबल रॉक टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन जानते हैं कि परमिएबल रॉक क्या होता है। परमिएबल रॉक, ठीक है, परमिएबल रॉक या फिर इसी को प्रीवियस रॉक भी बोलते हैं, ठीक है, प्रीवियस रॉक भी कहा जाता है। तो ये रॉक वैसा रॉक है व्हिच अलाउड टू वाटर पास थ्रू देम, मतलब अपने से वाटर को पास करने का अलाउ करता है, ठीक है। उसे हम प्रीमिएबल नहीं, ठीक है, यहाँ परमिएबल होगा, ठीक है, अपन से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ठीक है, हो गया है। तो परमिएबल रॉक हो जाएगा। तो परमिएबल रॉक क्या है, जो वाटर को क्या करेगा, पास करने के लिए अलाउ करेगा। तो वैसा कौन सा रॉक है यहाँ पे, तो ये है लाइम स्टोन। फिर आपका और एग्जांपल क्या है, सैंड स्टोन भी है, ठीक है, जो अपने से वाटर को पास करने के लिए अलाउ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइम स्टोन। अगले सवाल पर आते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, क्लास 11 से था। अच्छा ये भी हाँ, ये भी आपका ज्योग्राफी से है। तो ये भी एक आसान सा सवाल है, आप किसी से भी पूछो बता देंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे डीपेस्ट जो है वो हमारा विशाखापट्टनम का पोर्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम का पोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इस पोर्ट के बगल में एक पहाड़ी है, ठीक है, इस पोर्ट के बगल में एक पहाड़ी है। वो कौन सा पहाड़ी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तब पता चलेगा कि आप कितने तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से है, तो इसका बोला है, एक बार देखते हैं इसको। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल and plant species found in temperate forest, desert and savannas, arctic and alpine and tropical moist forest। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। जो डाइवर्सिटी आपको एनिमल और प्लांट्स का दिखेगा वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में दिखेगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पर जाते हैं, वो है 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। टू मेथड यूज टू सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिएबल लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, टू मिसिएबल लिक्विड, ठीक है, टू मिसिएबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो दो मिसिएबल लिक्विड को हम सिंपल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस वो 25 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 25 केल्विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो नहीं दिया, बस यहाँ पे दिया कि सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो दो मिसेबल लिक्विड को हम किससे कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह को किया जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है देखिए आसान सा फिर से सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा alloys आर मिक्सचर, alloys are compounds, alloys are always made up of metals, all alloys contain carbon and one of their compounds। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो स्टेटमेंट है कि alloys are क्या है, मिक्सचर। alloy क्या है, मिक्सचर। तो alloy किनका किनका मिक्सचर होता है, alloy मिक्सचर जो होता है या तो मेटल प्लस नॉन मेटल का होगा, ठीक है, या फिर मेटल प्लस दो मेटल का क्या होगा, मिक्सचर से क्या बनता है, अलॉय बनता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसमें ब्रास का एग्जांपल आप ले सकते हैं।
नाइक्रोम का वायर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्राफीन, ठीक है। तो ये कॉमन एलिमेंट क्या है, तो इन सभी में आपको कार्बन मिलेगा एंड दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्लास 10th चैप्टर 4 में है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छा से तो आसान सा क्वेश्चन था। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड, ग्राफीन ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। उसके बाद अगला सवाल पर आते हैं। तो द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सवाल है इसमें कंसेप्ट ये है कि जनरेटेड जिंक मतलब मेटल, मेटल प्लस एसिड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट, प्लस पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो अपन क्या करना है, जिंक और HCl को रिएक्ट कराएंगे तो ZnCl और हाइड्रोजन गैस, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा वो आपसे पूछा, जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये भी क्लास 10 चैप्टर 2 में इसका डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 में, सॉरी, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल में। अगला सवाल पे आते हैं। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज। तो ब्राइन हम किसे कहते हैं, कौन सा एक्वा सॉल्ट को ब्राइन हम किसे कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं NaCl, एक्वास NaCl से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब ही होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये भी क्लास 10th का ही है, ठीक है, NCERT से पूछा गया है। देखिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन NCERT से पूछा जा रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी को एक्वास NaCl से पास कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। NaCl इट मीन्स सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगला सवाल पे आते हैं। अगला जो सवाल है ये 60 नंबर नहीं है, साइंस का सवाल 61 है, ठीक है। इन ह्यूमंस यूरिया इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ विच वन फॉलोइंग कंपोनेंट फूड। तो यूरिया जो है ये एक नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट है, ठीक है, एक नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट है जो बनता किससे है, जो बनता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स मीन्स अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन ह्यूमन यूरिया मेनली फॉर्म्ड ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड, इट मीन्स प्रोटीन मीन्स अमीनो एसिड्स, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है द लिम्फ इज मेनली फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड इट सराउंड द सेल एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में क्या आपको डिफरेंस बोल रहा है। तो लिम्फ डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल, तो यही सही है कि लिम्फ कोई RBC नहीं रखता है। वो लिम्फ जो कंटेन करता है उसमें आपको सॉल्ट मिल जाएगा, आपको WBC मिल जाएगा, बट RBC का कोई उसमें कंटेन नहीं रहता है। ग्लूकोज मिल जाएगा लिम्फ में, बट वो कंटेन करता है, बट RBC का कोई सेल लिम्फ कंटेन नहीं करता। तो लिम्फ डज नॉट कंटेन एनी RBC, मतलब रेड ब्लड सेल कंटेन नहीं करता है। अगले सवाल पर आते हैं।
तो अगला सवाल है 63 नंबर। 63 नंबर है कि फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट एंजाइम सच एज अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर रिक्वायर्ड, इट इज सीक्रेटेड इनटू ड्यूडेनियम थ्रू। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ बोल रहा है कि डाइजेशन के लिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, एंजाइम निकलते हैं कुछ, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो कौन सीक्रेट करता है? तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो सीक्रेट करता है वो पैनक्रियाटिक जूस से ही निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन का काम है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज क्या करता है? तो फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये भी आपका क्लास 10th से ही है, आप इसको कर सकते, मतलब अच्छा से ध्यान से पढ़िए, ये सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 64 नंबर। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मसल एक्सरसाइज और रनिंग इट फॉर्म्ड। ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म इन मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और रनिंग इट फॉर्म। तो मसल जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ये होता है टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम फैट, नहीं, टू गिव एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, नहीं, टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो कभी कभी क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे सेल में होते हैं, सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो पायरोवेट होता है, पायरोवेट को ये ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन यही पायरोवेट कन्वर्ट किस में हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण कभी कभी हमें क्रैम्प्स भी आते हैं ड्यूरिंग रनिंग और प्लेइंग। अगला सवाल है आपका इकोनॉमी से, क्या है? द फिजिकल डेफिसिट एंड यूनियन बजट मीन्स। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट और यूनियन बजट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, तो नहीं, नेट इंक्रीज इन बोरोइंग ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं। तो द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग, तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये इकोनॉमी से है। ठीक है, इकोनॉमी में आपको कुछ करना ही नहीं है, 15 पेज में नोट्स बनाओ, सारे जो बेसिक टर्म है उसको सीखो, एंड करंट अफेयर्स और बजट को करो, बस इकोनॉमी आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन यूनियन बजट 2000, तो ये आप बजट से सवाल है, मुझे भी याद नहीं है इसके बारे, 2022-23 के बजट से आप देख लेना क्या है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा t 10। ठीक है, ये दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम दिया हुआ इतना विल बी, देन सिंबल हेयर कैरी यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पे आपका अगर इसको डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे यूपीएससी द्वारा जो है क्वेश्चन उन्होंने सही दिया है, बट उनसे मिसप्रिंट हुआ है उनके ऑप्शन पर। ठीक है, उनसे मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शन पर। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं समझ आएगा, बिकॉज ये जो है 11th के फिजिक्स के ओसिलेशन चैप्टर से पूछा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 11th के फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, और मैं भी कहूँगा कि आप उतना ध्यान मत दो, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो छोड़ देना। ठीक है, उसके लिए उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत जन को ऐसा है कि डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर अपन इसको y इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा t, बीटेक और साइंस वाले के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू 100 ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है 10 ओमेगा t इज इक्वल टू, फर्दर इसको एक बार और करेंगे तो 1000 ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t, ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ t इज इक्वल टू क्या दिया है, t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, कॉस ओमेगा
टी जो है, तो टी के जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कॉस ओमेगा इंटू टी का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 ओमेगा, सॉरी यहाँ पे 10 भी होगा, इस जगह पे 10 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, कॉस 10 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी नहीं होगा क्योंकि टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है, तो यहाँ होगा ओमेगा, तो इसको कट कर देते, 2 का 5 टाइम्स में कटेगा और ये ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा cos 5 पाई। तो हम फर्दर इसको लिख सकते हैं क्या कि -1000 ओमेगा स्क्वायर cos 5 पाई, और जहां हम जानते हैं सिंस cos 5 पाई इज इक्वल टू होता है -1, तो इज इक्वल टू 1000 ओमेगा स्क्वायर इंटू -1, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 1000 ओमेगा स्क्वायर, और जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है यूपीएससी से, तो यहाँ होगा आपका आंसर 1000 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार आंसर की चेक कर लेना तो इसका कि क्या होगा, ठीक है, 1000 ओमेगा स्क्वायर ये होना चाहिए था। यूपीएससी ने क्या दिया है पता नहीं, बट ये यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन ठीक है उन्होंने दिया है, बट उनसे ये मिसप्रिंट होगा, और 11th का क्वेश्चन है, बहुत बच्चा को ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे 100% कन्फर्म है। आइए देखते हैं अगला सवाल पे, अगला सवाल, अगले 2 सवाल और कितने हैं, हाँ लास्ट 2 सवाल है। तो अगला सवाल 71 नंबर क्या है कि अ वायर, अपन इसको पहले थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, सवाल है आपका, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका पूरा रेजिस्टेंस आर है, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में काटा गया, ठीक है, पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, और काटने के बाद सभी को पैरेलल में जोड़ा गया, इफ इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन आर डैश, ठीक है, मतलब इसका इक्विवेलेंट आर डैश है, देन द रेशियो ऑफ आर डैश एंड आर डैश और आर का रेशियो हमें निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये क्लास 10th में है तो उतना डिटेल पे नहीं जाएंगे, आप इस वाले से बनेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब अगर आर है तो इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 भाग में, सभी का रेजिस्टेंस r/4 मतलब कि घटेगा, और इन सभी को क्या किया, इन सभी को क्या किया, एक नया सभी को किस में जोड़ा, पैरेलल में, तो नया रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा, r/4 प्लस r/4 प्लस r/4 प्लस r/4, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 4 एंड r प्लस r, r/4 प्लस r/4 प्लस r, तो r डैश इज इक्वल टू 4r/4, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कुछ, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ये 72 नंबर, इसका क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स पे आंसर करो, ठीक है, इसका आंसर को कमेंट बॉक्स पे आंसर करो, और इस क्वेश्चन को मैं अगले क्लास पे आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, 4 होगा, ओके, इसको नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फिर नेक्स्ट एक और ईयर के मैं सारे साइंस के क्वेश्चन ढूंढ के आपको लेके आऊँगा, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए इस सारे क्वेश्चन का, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।